फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सी चीजें कंप्लीट करी थी, जैसे कि स्पेकुलेटर क्या होता है, हमने हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और गैम्बलिंग के बारे में भी देखा। तो इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा होगा पार्ट 4 और लास्ट पार्ट होगा, जिसमें कि हम जिसकी जितने भी टॉपिक्स बचे होंगे वो पूरे के पूरे कंप्लीट करा लेंगे। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो हमारे जो टॉपिक है वो शुरू होते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न से। देखिए, जब हम रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये रिस्क और रिटर्न होता किस पे है। वो होता है हमारे सिक्योरिटीज पे। और वो सिक्योरिटीज क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं शेयर, डिबेंचर या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी हो सकती है किसी भी प्रकार। तो जब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो उसी पे हमारा आता है रिस्क, और उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे? जैसे कि मान लीजिए, अगर आपकी कोई दोस्त है, अगर वो कहे हाँ तो आप भी कह दो हाँ ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ। आप वो कहे कि चलो चाय पीते हैं चल के, तो आपको ओके चाय पीते हैं, आप हिम्मत को नहीं कॉफी पीते हैं। तो यानी कि जब आप दोनों बात करते हो एक दूसरे को तो आप हाँ में हाँ मिलाते हो, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर क्या हो कि ये कहे कि नहीं मुझे जाना है गोवा, और आप कह दो नहीं मुझे हरिद्वार जाना है, तो ये कंफ्लिक्ट नहीं अराइज करना चाहिए। तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन। तो इनका क्या होता है? रिस्क और रिटर्न का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बढ़ता है। ओके, तो ये चीज हमको सबसे पहले याद रखनी है। तो जब हम रिस्क और रिटर्न जो है वो हम अपने शेयर्स पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वैल्यूएशन होगा वो भी हमारा शेयर्स का ही होगा। जिस प्रकार की सिक्योरिटी उस प्रकार का रिस्क। तो एक हमारी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है फ्यूचर वैल्यू। ये गलत लिख किया है, तो फ्यूचर वैल्यू होती है। ओके, तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हम बुक वैल्यू से देख सकते हैं कि भाई बुक वैल्यू से पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी इतनी वैल्यू है। फिर उसके बाद हम प्राइस अर्निंग रेशियो, आप पीई रेशियो पढ़ते होंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला आप बताइए, एमपीएस अपॉन ईपीएस, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है पीई रेशियो का। ओके, अब फिर बात होता है सिंपल डिस्काउंटिंग मॉडल टू वैल्यू द शेयर। तो कुछ सिंपल डिस्काउंटिंग मॉडल होते हैं, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि पीवी रेशियो वाला मेथड होता है, उसके थ्रू हम शेयर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और फिर होते हैं एडवांस्ड मॉडल, कुछ होते हैं। तो जो कुछ एडवांस मॉडल, कुछ सिंपल मॉडल, कुछ बुक वैल्यू, कुछ पी रेशियो, इन सब के थ्रू हम आसानी से किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू को मेजरली अगर देखा जाए तो हम बुक वैल्यू से और प्राइस अर्निंग रेशियो से ही निकालते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू। देखिए, फ्यूचर वैल्यू में क्या रहता है कि हमारा एस्टिमेशन का काम चलता है। एस्टिमेशन का क्या रहता है कि आपने ट्रेंड देख लिया और ट्रेंड के थ्रू आपने ये देख लिया, आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा हमें क्या, हमारा ये इसका प्राइस है, ये ऐसा हो सकता है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर में आपका ज्यादातर ट्रेंड एनालिसिस जैसी चीजें काम आती हैं। तो हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक को कैलकुलेट करेंगे हम पी रेशियो और बुक वैल्यू से, और दूसरे को हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड एनालिसिस से। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो की। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। जब हम वेरियस सोर्सेस को देख करके ये पता लगाते हैं कि हमें किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट किन किन जगहों पे करना है। हम किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम वेरियस सोर्सेस से अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो उस डाइवर्सिफाई करके एक पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अच्छा हमें अपनी सेविंग का इतना परसेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग में डालना है, इतने परसेंट के शेयर लेने हैं, इतने परसेंट के डिवेंचर लेने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो।
ठीक है। और इसी पोर्टफोलियो को बनाने के तरीके को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें एक सबसे बड़ा जो वर्ड निकल के आता है डाइवर्सिफिकेशन। तो अब ये देख लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड को क्या कहते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड का मेजर रीजन सिर्फ यही होता है कि हमें रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क को कम करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम डेट और इक्विटी में डाइवर्सिफाई कर लें, दूसरा हम इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई कर लें, और तीसरा हम कंपनी में डाइवर्सिफाई कर लें। कुछ बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि इंडस्ट्री और कंपनी में फर्क क्या हो गया। इंडस्ट्री टू टाइप्स की हो सकती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है सर्विस इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई सारी इंडस्ट्री होती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, आपकी गेल हो गई, स्टील की जो कंपनीज होती हैं, ये सारी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। अब सर्विस में आपकी हो गई का ये जियो की कंपनी हो गई, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, टाटा स्काई। तो आप किस में जाके अपना फंड लगाओगे, तो ये होती है इंडस्ट्रीज। जबकि कंपनी क्या होती है कि कंपनी इनकी इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो पर्टिकुलर कंपनी होती है, इन्हें हम कहते हैं कंपनीज। ओके, होप आपको इस चीज की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था डाइवर्सिफिकेशन, हम इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब हम पोर्टफोलियो को इवेल्युएट कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन में हम उसकी परफॉर्मेंस को देख लेंगे, ठीक है। अप्रेजल का क्या मतलब है, हम उसकी रिस्क एंड रिटर्न की जो आपकी डेटा है उसको देख लेंगे कि किस तरीके से ये इसने रिटर्न दिए हैं, या फिर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको देख लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म कैसे कर सकती है। ट्रेंड एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें लूज करने की या गेन करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या कर सकते हैं, रिस्क रिटर्न देखे एनालिसिस देखेंगे, डेटा कलेक्ट करके उसका फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे, फिर हम उसकी क्या करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू करेंगे, और लॉस एंड गेन की जो पॉसिबिलिटी है उनको हम एस्टिमेट करेंगे, उसे कह देंगे हम पोर्टफोलियो अप्रेजल, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, देखिए रिवीजन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक बूम टाइम होता है और एक रिसेशन का टाइम होता है। तो इस पीरियड को समझ करके सीजनल तरीके से हम अपने फंड्स को किस तरीके से विड्रॉल करें, ये बात करता है रिवीजन ऑफ फंड्स। यानी कि हमें क्या करना है कि मान लीजिए हम बहुत समय से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी चीज अपना किसी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब क्योंकि आपने देखा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि एक टाइम पे जाकर वो फिर लूज करने लगती है अपने इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आप अगर इस चीज को समझ जाएं कि कंपनी का डिक्लाइन आने वाला है कब, या फिर वो कब स्टैग्नेट होने वाली है, तो ऐसे केस में आप आसानी से इस चीज को समझ करके अपनी जो पोर्टफोलियो से रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने शेयर में किया था, अब आप डिवेंचर में कर दीजिए, फिर आप किसी तरीके के अलग बॉन्ड जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं कॉमर्शियल पेपर्स, उनमें कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को इवेलुएट कर सकते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो अप्रेजल और पोर्टफोलियो रिवीजन के बारे में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये है इन्वेस्टर वर्सेज स्पेकुलेटर। ये एक हमें बहुत दिक्कत देता है कि इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में क्या फर्क होता है। तो देखिए, अगर हम देखें अगर पर्सन के बेसिस पे देखें, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्ट करे, सिंपल सी बात है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइंग और सेलिंग करे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से, कि हमारे प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट हो जाए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। टाइम हॉरिजन, यहाँ पर लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या होता है कि ही कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन ओनर, यहाँ पर ओनर की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि यहाँ पर क्रेडिटर की तरीके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं बेस ऑफ इनकम, यहाँ पर सेविंग बेस रहता है, अर्निंग बेस रहता है, जबकि यहाँ पर क्रेडिट बेस रहता है। ये कहते हैं बेस्ड ऑन चेंजेस इन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट ऑफ और सिक्योरिटी, यानी कि असेट या सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी उसका प्राइस होता है उसी के हिसाब से स्पेकुलेशन होता है। फिर डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, डिसीजन देखिए कैसे लेंगे कि
यहाँ पर तो केयरफुल और साइंटिफिक एनालिसिस होगी, जबकि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट और मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से ये अ, अपना डिसीजन लेंगे। तो देखिए मार्केट साइकोलॉजी किसी की क्या होती है कि अच्छा ये यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है, ये पर्टिकुलर टाइम पे लूज कर सकता है, अपनी अपनी तरीके होते हैं सोचने के, या पास्ट एक्सपीरियंस से वो जिस तरीके का डिसीजन लेंगे वो यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं रिस्क डिस्पोजन। रिस्क डिस्पोजन देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है, जबकि यहाँ पर हाई रिस्क देखा जाता है। तो ये था हमारा इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए एक वेंचर कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेंचर कैपिटल होती क्या है। देखिए वेंचर कैपिटल ऐसा होता है कि मान लीजिए मिस्टर ए है, ये है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर है। अब इन्होंने सोचा कि इनको एक फैक्ट्री सेट करनी है और इन्हें बायोफ्यूल जनरेट करना है, ठीक है, और इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये एक पूरी की पूरी स्टेट को मतलब फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब क्योंकि इनके पास फंड तो है नहीं, अब फंड नहीं होंगे तो ये कैसे अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो ऐसे केस में टाटा अंबानी इस तरीके के जो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड रहता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने उस एक्स्ट्रा फंड को, जो इनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, उसके लिए एक छोटा सा मान लीजिए कंपनी खोल देते हैं वेंचर कैपिटल के लिए, या फिर मान लीजिए एक छोटी सी एक ग्रुप ऑफ पीपल को एम्प्लॉय कर देते हैं कि आपको इस फंड को कहीं पर लगाना है। तो यहाँ पर ये लोगों का क्या काम है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट देखने के बाद अगर उसमें ग्रोथ नजर आती है, अच्छी खासी इनॉर्मस ग्रोथ नजर आती है, तो ऐसे केस में ये इनको क्या करेंगे कि शेयर के बदले में पैसे दे देंगे, इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, और या फिर इनको कोई अपना पर्टिकुलर ये प्रिंसिपल नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए जाते हैं बैंक में तो आपको प्रिंसिपल पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये शेयर दे देंगे इस व्यक्ति को, यहाँ वाले व्यक्ति को, बी व्यक्ति को, और ए को मिल जाएगा पैसा। तो इस तरीके से और ये अपने कंपनी सेटअप कर लेंगे, ठीक है ना। तो जनरली ये भी देखा जाता है, एक बात ये है कि जनरली आप 49% शेयर देते हो, ठीक है, जिससे कि ओनरशिप जो मेन, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो किसकी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो मिस्टर ई की है, तो जो ओनरशिप है वो किसकी हो, वो एक ही रहे। अब क्या करेंगे, जब पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बूम हो जाएगा, मतलब ये अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये उसको उस शेयर को बेच देंगे, और अपने जब उसकी, क्योंकि जब ग्रो करेगी तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, शेयर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इनको फायदा होगा और ये बेच करके निकल जाएंगे। अब देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। इसमें रिस्क हाई होता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण इसकी जरूरत पड़ती है, इसका लॉन्ग टर्म हॉरिजन होता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन कैपिटल गेन जो कि मैं बता चुकी हूँ, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर मेड इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर सप्लायर ऑफ वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। लिक्विड फंड्स की अगर हम बात करें तो मेजरली इनमें होता क्या है कि हम लिक्विड बोलते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को। यानी कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए आपके पास एक चेक हो, तो ये क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट, कैश तो आपका है ही, ठीक है, आपके पास गोल्ड हो, क्योंकि इसे आप इजीली मार्केटेबल है, इजीली मार्केटेबल होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, लिक्विड फंड हो जाता है, ओके, जिसमें कि आपकी वर्किंग कैपिटल भी आती है। लिक्विड फंड में सीधे सीधे आप लिक्विड एसेट्स को भी ला सकते हो। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स पढ़ी ही होगी, क्योंकि आपके एमकॉम में तो, आपकी एमकॉम प्रीवियस ईयर में तो वो कंपलसरी होती है। तो लिक्विड एसेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, इन वही जो लिक्विड एसेट्स होंगे उन्हें भी हम लिक्विड फंड्स में काउंट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको बताना है, इसमें से आप सिर्फ टू थिंग्स हटा दो करेंट एसेट से, वो आपकी बन जाएगा लिक्विड। अब ये टू थिंग्स कौन सी, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या है, इजीली मार्केटेबल होने चाहिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट होने चाहिए, लिक्विड एसेट्स को हम लिक्विड फंड कह सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट वाइज आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।
अब लिक्विड फंड्स की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, ये भी आप लिख सकते हैं। लिक्विड फंड्स की जरूरत हमें डे टू डे बिजनेस के लिए पड़ती है, ठीक है। लिक्विड फंड्स आपकी इमरजेंसी कंटिजेंट सिचुएशंस के लिए भी रखे जाते हैं। और ये आपने एक पढ़ा होगा, एक थ्योरी होती है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव होता है, कंटिजेंट ऑब्जेक्टिव होता है और सेविंग ऑब्जेक्टिव होता है। इस तरीके से 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उस थियरी से भी आप निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लिक्विड को रखने के। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को। फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम डिराइव करते हैं उनके अंडरलाइंग एसेट्स एंड सिक्योरिटीज से। यानी कि इनकी वैल्यू कैसे डिराइव होती है? इनके अंडरलाइंग एसेट और सिक्योरिटी से। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये एक तरह का राइट होता है, ठीक है। ये इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि आप बाय करो या सेल करो किसी स्पेसिफाइड डेट में या स्पेसिफाइड प्राइस में, ठीक है। ये जो ऑप्शन होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें आप सेल या बाय कर सकते हो शेयर को किसी लेटर टाइम में और लेटर डेट में आप एक अग्रीड प्राइस में। तो ये आपका हो गया ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन सेलर होते हैं, बायर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं? सेलर होते हैं, बायर होते हैं, ब्रोकर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें अग्रीमेंट होता है और अग्रीमेंट के बाद आप लेटर टाइम पे शेयर कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन ही आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस में इसको सेल कर दोगे किसी स्पेसिफाइड पर्सन को। ऑप्शन सेलर कौन से होते हैं? इन्हें राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये वो ग्रांट समवन एल्स द ऑप्शन टू सेल और बाय, यानी कि ये किसी को ग्रांट करते हैं कि आप सेल कर लो या बाय कर लो। यानी कि मान लो मिस्टर ए है, ये किसी मार्केट में किसी अथॉरिटी को होल्ड करते हैं और इन्हें जो मिस्टर बी शेयर होल्डर है, तो इन्होंने कहा कि अच्छा आप इस डेट में इसको सेल कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है तो इन्होंने इनको मत कह दिया कि आप इसमें सेल कर सकते हो अपने स्पेसिफाइड प्राइस में विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गए? ऑप्शन सेलर हो गए। अब ऑप्शन बायर्स देख लेते हैं। ऑप्शन बायर क्या है? ये पे करते हैं प्राइस को ऑप्शन सेलर को और प्रीमियम को रिसीव करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रोकर कौन से होते हैं? वो एक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और कमीशन मिलती है उनको, क्योंकि ब्रोकर है वो, सिंपल सी बात है ना। और कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आर द टाइप ऑफ ऑप्शन। एक तरह के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक तरह के टाइप होते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर अभी इसके आगे जस्ट आ जाएगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं पुट बायर और शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर और पुट बायर क्या होते हैं? पुट बायर को यहाँ पर हम लोग समझेंगे पुट ऑप्शन से। देखिए पुट ऑप्शन कैसा होता है, जैसे कि अगर आपने कोई कार खरीदी हो, कार खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक इंश्योरेंस ले लेते हैं और इंश्योरेंस में क्या करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदते वक्त भी हम क्या करते हैं कि हम एक इंश्योरेंस ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कल को प्राइस फॉल कर गया तो भी हम इसे इसी ही रेट में बेच सकेंगे। तो यानी कि मान लीजिए जैसे कार में अगर डैमेज हो गया तो हम इंश्योरेंस से क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये एक तरह का इंश्योरेंस कह सकते हैं होता है कि हमने पहले से ही कर लिया कि अगर प्राइस फॉल करेगा तो हम इस पुट ऑप्शन को यूज करके हम क्या करेंगे कि अपने शेयर्स को सेल कर देंगे, वो भी इसी प्राइस में। तो यानी कि क्या होगा कि हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर ये जो पुट बायर और शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त प्रॉफिट कमाते हैं जब मार्केट में फॉल का टाइम हो। अब ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है, पुट ऑप्शन रिजनेबल क्या करता है? शॉर्ट सेल्स इन सर्टेन रिस्पेक्ट, कुछ सर्टेन रिस्पेक्ट में। पुट बायर क्या करते हैं? एक तरह के शॉर्ट सेलर अर्न इन बियरिश मार्केट, जब बियर मार्केट होता है और यहाँ पर जब प्राइस फॉल करता है तब हम इसमें अपना प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें राइट टू सेल होता है, जिसमें प्री फिक्स्ड प्राइस पे राइट टू सेल होता है। यानी कि मान लीजिए हमने शेयर 100 रुपीज का खरीदा था और जब हमने इंश्योरेंस लिया तो हमने कहा कि हम 120 रुपीज में इसको सेल करेंगे, तो हम इसे 120 रुपीज में ही सेल कर सकते हैं। ये होता है पुट ऑप्शन। अब दूसरी तरफ देखते हैं शॉर्ट सेलिंग। देखिए शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपको इंट्राडे सेलिंग करनी है।
यानी कि एक ही दिन में आपको सेलिंग करनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज के शेयर है, ठीक है, और अभी आपके पास 100 रुपीज के शेयर है। आपने क्या किया कि आपको पता है कि ये जो 100 रुपीज के शेयर है वो आज के दिन में फॉल कर जाएंगे, इनका प्राइस हो सकता है 80 हो जाए, 70 हो जाए, 90 हो जाए, ये आपने एस्टिमेशन ले रखा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये जो 100 रुपीज के शेयर हैं आप पहले इन्हें सेल कर देंगे। ओके, सेल कर दिया, और जैसे ही एक ही दिन में मान लीजिए सुबह आपने 10 o'clock पे इसको सेल कर दिया, और आपके दोपहर आते आते तक इसकी जो प्राइस है वो 70 रुपीज हो गया, आपने इसको बाय कर लिया। तो ऐसे केस में क्या हो गया, आपका 30 रुपीज का हो गया फायदा। तो यही चीज होती है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग एक तरह का टेक्निकल इंडिकेटर होता है कॉल्ड अ शॉर्ट इंटरेस्ट। शॉर्ट सेल्स रिफर टू द सेलिंग ऑफ शेयर, यानी कि हम शेयर को सेल करते हैं दैट आर नॉट ओन्ड, ठीक है। हम उन शेयर्स को भी सेल कर सकते हैं जो हम ओन नहीं करते हैं। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि एक गैप रहता है कि आपको जब शेयर आप बाय करते हो उसको डिलीवरी होती है, यानी कि अभी डिलीवरी नहीं हुई है, आपने ओन नहीं किया है, फिर भी आप सेल कर सकते हो और ये अलाउ होता है, ये ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग और पुट ऑप्शन। वैसे तो इसमें काफी डिटेल होती है, काफी टेक्निकल चीजें होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, इस वजह से मैं आपको इतना शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। आप इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि आप बेरिश मार्केट में करते हो, प्राइस फॉल होने के टाइम पे आप इसका फायदा उठाते हो, और इसमें प्री फिक्स होता है, आपको प्रीमियम देना होता है, इसमें आपको पूरा पूरा अमाउंट पे करना रहता है, ठीक है, पूरे अमाउंट पे आपकी बाइंग या सेलिंग होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया पुट बायर और शॉर्ट सेलर के बारे में। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैसे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सिक्योरिटी से इनका वास्ता होता है, यानी कि ये सिर्फ लिक्विड सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टी के बीच में, जिसमें कि आप बाय या सेल कर सकते हो कोई स्पेशलाइज्ड आप सिक्योरिटी को, ठीक है, सिक्योरिटी को इन रिस्क ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड है, आपने मान लीजिए कहा कि मैं 1 ईयर की आफ्टर 1 ईयर मैं इसको सेल कर दूंगी, और इसका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग होगी कि ये सिर्फ ओनली लिक्विड सिक्योरिटीज के लिए होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि आप इतने समय तक आप इसे सेल नहीं कर सकते, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइवेट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। यहाँ पर बाय और सेल करने की बात होती है एसेट्स की अदर देन सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटीज की बात होती थी, यहाँ पर अदर देन सिक्योरिटीज की बात होती है किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में। इसमें अग्रीड प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी अग्रीड प्राइस के बारे में इंडिकेट नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया गया कि फार्मर ने कहा कि वो 100 kg जो वीट है वो वीट को सेल करेगा, तो 1 दिसंबर को 2008 को ₹12 में, तो ये एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए ये आपका है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको आसानी से एक और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड एक्शन के बारे में, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड के बारे में बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट में, जबकि यहाँ पर क्या होता है क्वांटिटी ऑफ एसेट बॉट एंड सोल्ड प्राइवेटली निगोशिएटेड, यानी कि प्राइवेटली निगोशिएटेड होता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज टाइम पे, स्टैंडर्डाइज प्राइस पे भी। फिर लिक्विडिटी इसमें ज्यादा हाई होती है, इसमें बहुत कम होती है। निगोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर जो होती है प्राइस पार्टीज अपना डिटरमाइन करती हैं, और यहाँ पर प्राइवेटली निगोशिएट करती हैं पार्टीज, ऑलमोस्ट सेम रहता है। गारंटर, यहाँ पर कोई भी गारंटर नहीं होता, देर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, यहाँ पर कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, बिकॉज देर इज गारंटी बाय क्लियरिंग हाउस। यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि आपने सेबी है तो सेबी के अंदर जो अथॉरिटी है उसके थ्रू आपने आपकी क्लियरिंग हाउस होगी, तो उसी से आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि ये प्राइवेट बायलैटरल
कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और यहाँ पर रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो ये था आपका चैप्टर, इन्वेस्टमेंट का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ये 4 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन 4 वीडियोस को एक बार देखिए, कंप्लीट करें और समझें। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।